हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और जितने भी टॉपिक्स आपको पिछले बार जिस एग्जाम में पूछे गए थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हो। इस लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी के रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, ऑप्शन बी है टी वेवलेन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये फेमस स्टेटमेंट आपको महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और ध्यानपूर्वक ऑप्शन को टेक आउट करना क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है भूभाग, सेकंड ऑप्शन है हम की भावना, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक वैविध्य या ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी रिलेशन नहीं है। आपको मैंने बताया भी है कि सोशलाइजेशन दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और हमेशा आपके एग्जाम में प्राइमरी से हर बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कौन सा प्राइमरी रिलेशन नहीं है, माता, पिता, चाचा या ऑप्शन डी है भाई। तो याद रखिएगा सेकेंडरी में आपका चाचा आता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्राइमरी नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा क्योंकि चाचा जो है आपके सेकेंडरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। पहला ऑप्शन है सी लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है एच सदरलैंड या ऑप्शन सी जेम्स शॉर्ट या ऑप्शन डी है एम गोडार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा एच सदरलैंड। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दिया था। एक ऐसा अपराध है जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कानून को उल्लंघन से किया जाता है। उसे सफेद दोष अपराध कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सफेद दोष अपराध किसे कहते हैं और आपको चार ऑप्शन दे देगा। इसलिए सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जा रहा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसके पर के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकारी तंत्र किन मूल्यों का ह्रास होता है। पहला ऑप्शन है आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्य का, राजनीतिक मूल्य या ऑप्शन डी है परंपरागत मूल्यों का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या ऑप्शन डी है सात्मीकरण।
तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रतिस्पर्धा। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। बाकी आपके आधुनिकीकरण हो गए, सहयोग हो गए, सात्मीकरण सहयोग की भावना में छिपी होती है। ठीक है, तो सारे डाउट आपने क्लियर करते चलना, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। जितने भी आपको इसमें लाइन दिए गए सारे लाइन को आपको पढ़ना है, जिससे अगर आप लाइन पढ़ते हो तो आपके अंदर जितने भी कमियां हैं, जो भी आप क्वेश्चन को रिलेटेड जितने भी डाउट हो, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। आपने नाम सुना होगा, पहले के टाइम जजमानी व्यवस्था बहुत यूज किया जाता था, जो आज के टाइम पे एक्सचेंज सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो जजमानी व्यवस्था वो होता है कि जब आप कुछ के बदले कुछ सामान एक्सचेंज करते हो, जैसे कि अगर आपने अनाज दिया तो आपने आज के टाइम पे पैसा लेते हो, लेकिन पहले के ज़माने में अनाज के बदले आप कोई ज़मीन दान करते थे, या उसके बदले में आप कुछ चावल दे देते या एक्सचेंज कर लेते थे एक दूसरे से सामान। ठीक है, तो उसको कहा जाता है जजमानी व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवाओं और वस्तुओं की एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना, आने वाले एग्जाम में फिर से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सामाजिक समूह को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? आप यहाँ 4 नाम देख सकते हो। इन 4 सामाजिक समूह को विभाजित किसने किया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सी एच फुले, ऑप्शन बी है पी ए सोरोकिन, ऑप्शन सी है इमिल दुर्खिम, या ऑप्शन डी है रॉबर्ट बीर स्टीड। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट बीर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सामाजिक समूह को 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर नाम देख सकते हो, देखो हर वैज्ञानिक ने अलग अलग सामाजिक समूह को अपने अनुसार बांटा था। ठीक है, तो रॉबर्ट बीर स्टेट के द्वारा 4 भागों में बांटा गया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन में चारों समूह का नाम देकर आपसे पूछा गया कि 4 समूह किसने बांटा है। अगर आपको पूछ ले कि कूले ने कितने समूह में बांटा है, तो कूले ने 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बदल सकता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे तो आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सोरोकिन ने सामाजिक समूह को कितने भागों में बांटा, तो याद रखिएगा सोरोकिन ने सामाजिक समूह को 3 भागों में बांटा है, जबकि कूले ने 2 भागों में, और रॉबर्ट रॉबर्ट ने आपके 4 भागों में बांटा है सामाजिक समूह को। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने सामाजिक समूह को अलग अपने अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। अगर आप पेड नोट्स अगर आपने लिया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी आपको ये नोट्स शेयर किया हुआ है, आप जाकर उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इससे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन किसने कहा है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, किसके द्वारा स्टेटमेंट कहा गया, आपको ये बताना है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? लूथर, बीर स्टेट, प्रभु, या ऑप्शन डी है कुले। तो ऐसा स्टेटमेंट आपके लूथर ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी है डायरेक्ट व्यक्तित्व संपर्क, या ऑप्शन सी है सामाजिक मूल्यों का हनन, या ऑप्शन डी है अस्थिरता। तो संघर्ष कभी भी कंटिन्यूटी में नहीं पाई जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। इसे आप जरूर याद रखना। और यहाँ पे संघर्ष की विशेषता निम्न हो सकती हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संपर्क, अस्थिरता, सामाजिक मूल्यों का हनन, और संस्कृति खास। ये आपके 4 संघर्ष विशेषता आपको बताई गई हैं, आप इसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ा होगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीयक संबंध किससे है। देखो सबसे आसान है इसको फाइंड करना, कि जो सबसे करीबी हो वो उसे आप प्राइमरी में कंसीडर कर सकते हो। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बदल सकता है। ठीक है, इसमें पूछा गया टेरिटरी संबंध कौन सा है। पहला ऑप्शन है मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, या ऑप्शन डी है पिता। देखो पिता जो है आपका प्राइमरी हो सकता है, यहाँ पर जो आपका पिता है, पिता आपका क्या होगा, तो प्राइमरी होगा। भाई का पुत्र आपका क्या होगा, ये भी प्राइमरी होगा। मामा क्या होंगे, मामा आपका सेकेंडरी हो जाएंगे। जबकि साले की पत्नी आपका तृतीयक संबंध हो जाएगा, मतलब उसका तीसरा संबंध है। जैसे कि पहला आपके बीवी से है,
बीबी का भाई आपका सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी उसके भाई की वाइफ आपके मतलब तृतीय हो गई, मतलब तृतीयक हो गई। तो ऐसे प्राइमरी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप रिलेशन काउंट करके भी इसे आप फाइंड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 जनगणना के आधार पर वो कौन सा राज्य जहां पर जनसंख्या काफी कम हुई थी? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल या ऑप्शन डी है गोवा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा नागालैंड। नागालैंड 2011 के आधार पर जनगणना इसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से या ऑप्शन डी है आपका संदर्भ समूह से। तो याद रखिएगा सांस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्यों होता है? तो जब आप यहाँ पे पढ़ोगे इसलिए, क्योंकि सांस्कृतिकरण और संदर्भ समूह एक दूसरे के परिवाची माने जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना श्रीनिवास मैसूर के रामपुरा नामक गांव के अपने अध्ययन के दौरान की थी, इसे भी आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में किसने सबसे ज्यादा बल दिया था? अगस्त कॉम्टे ने, मैक्स वेबर ने, कॉल मार्क्स ने या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चारों टॉपिक है, आपको चारों नाम है, चारों नाम से हमने अलग अलग टॉप 50 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज ऑलरेडी हमने इस यूट्यूब चैनल पर कराया हुआ है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर चेकआउट करना, क्योंकि चार ऐसे ही नाम है जो हर एग्जाम में आपको 10 से 12 क्वेश्चन इस सिर्फ चार टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराया हुआ है, आप उस जाकर वीडियो को प्ले लिस्ट में जरूर चेकआउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको बताना है क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा सोशल फैक्ट्स की अवधारणा आपको एमिल दुर्कheim ने दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेस्टर मार्क के अनुसार परिवार की प्रारंभिक स्वरूप क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे सवाल आपके हर बार एग्जाम में एक से दो सवाल देखने को मिलता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? आपने नाम सुना होगा द लाइफ डिवाइन, जो कि काफ़ी एक फेमस सोशोलॉजिस्ट बुक है। जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जी एस घुरिये, श्री अरविंद या ऑप्शन डी है आर के मुखर्जी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्री अरविंद। श्री अरविंद के बहुत सारे ऐसे फेमस बुक हैं, जैसे कि द ह्यूमन साइकिल, द लीजेंड एंड द सिंबल, ऐसे इनकी काफ़ी फेमस फेमस बुक है आपके सोशोलॉजी में, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर नाम भी मेंशन है, आप इसका चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ऐसे पुस्तक के लेखक आपके एग्जाम में एक से दो सवाल ऐसे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्ष कोटविस क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं या ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में फिर से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंचायती राज से आपको 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा इसके 3 सीरिया स्तर या सीरिया बोल सकते हो या इसका स्तर बोल सकते हो। कौन कौन से स्तर है? तो पहला होता है आपका ग्राम स्तर, दूसरा होता है खंड स्तर और तीसरा होता है आपका जिला स्तर। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने कई बार आत्मदर्पण को लेकर मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ,
क्योंकि आत्मदर्पण से हमेशा आपके एग्जाम में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो किसने आपको प्रतिपादित किया, आपको ये बताना है। मीट ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, कूले ने, या ऑप्शन डी है ब्लूमर ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कूले ने। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम देना जरूरी है। पहला आत्मदर्पण का 3 चरण आपको देखने को मिलता है। पहला चरण कौन-सा है? तो व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। आज के टाइम या पहले के टाइम में हमेशा से इंसान के मन में चलते आता है कि जो वो कुछ कर रहा है, क्या वो सामने वाला क्या उसको लेकर सोचेगा? कितने काम ऐसे हम नहीं कर पाते हैं, सामने वाले के बारे में सोचकर कि हम ये काम करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है? दूसरा फैक्ट्स है, दूसरे के डिसीज़न के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं। और थर्ड है, अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता है, अर्थात गर्व अनुभव करता है या शर्मिंदा फ़ील करता है। ये 3 इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, 3 स्टेज हैं, जो कि आपके कूले के द्वारा दी गई थी। इसे आप ज़रूर याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग भी ला सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लाइन है, जो आपके फ्यूचर को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाक्षिकरण की अवधारणा किसने दी है? जोगिंदर सिंह ने, टी.के. ओमेन ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, या ऑप्शन डी है मैकिम मैरियट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया था? इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आने वाले एग्जाम में फिर से सवाल देखने को मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, सी एच कूले, आर वीरस्टेड, या ऑप्शन डी है पी ए सोरोकिन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा था? एक स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये फेमस स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैकाइवर और पेज के द्वारा कहा गया था कि जो हम हैं समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काका कलेकर कमीशन, आपने नाम सुना होगा। काका कलेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? व्यक्ति हैं, परिवार है, जाति है, या ऑप्शन डी है आपका व्यवसाय है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 340 में पालन करते हुए काका कलेक्टर की अध्यक्षता में 1953 को राष्ट्रपति के आदेश आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। ये सवाल पूछा जा सकता है कि काका कलेक्टर कमीशन कब बनाई गई थी? तो 1953 में बनाई गई थी, इसे भी आप याद रख सकते हो। आर्टिकल कौन सा भारत संविधान में बताता है जातिवादी को लेकर? तो आर्टिकल 340, इसे भी आप याद रखना, क्योंकि आर्टिकल इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में अनटचेबिलिटी को लेकर पूछा गया था। तो हो सकता है कि आने वाले में आपसे पूछ ले कि काका कलेक्टर कमीशन या फिर जाति व्यवस्था को लेकर आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 340 और काका कलेक्टर अध्यक्षता 1953 में राष्ट्रपति के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, इसे भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? अगस्त कॉम्टे ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, सेंट साइमन ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त कॉम्ते। त्रिस्तरीय नियम कौन कौन से थे? तो आप यहाँ देख सकते हो, आध्यात्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। इसे भी आप याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किसने किया है और कौन कौन से नाम थे। तो नाम आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है, समाज शास्त्र का अतीत काफ़ी लंबा है किंतु इसका इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है। ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर रट्टा मार लेना। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया, आपको पहले ये बताओ। पहला ऑप्शन है के डेविस, रॉबर्ट विरस्टेड, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी है मैकाइवर एवं पेंज।
तो याद रखिएगा, सोशियोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट रॉबर्ट वीरस्टेट के द्वारा कहा गया है। इसे आप जरूर याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कौन सा आपका समाजीकरण का हिस्सा नहीं है? परिवार, स्कूल, मीडिया या ऑप्शन डी है आपका सम समूह। देखो, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को ऑप्शन में आप लिखोगे तो समाजीकरण हर चीज़ में है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका कोई समूह हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आपके जीजा जी हो, चाहे मामा हो, भांजी हो, दुनिया का हर चीज़ आपके समाजीकरण के अंतर्गत ही आता है। तो क्वेश्चन इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नोट प्रश्नकल्ट विकल्प सही नहीं, कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मतलब जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, हर चीज़ आपके समाजीकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत साबित कर दिया था और इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त कॉम्टे। इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना ही, साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना कि अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों का क्लासिफिकेशन किया था। जिस किस प्रकार किया था? सबसे पहले गणित शास्त्र, उसके बाद खगोल शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और लास्ट में आपका समाज शास्त्र है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि समाज शास्त्र किस स्थान पे आता है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स। ये भी सवाल पूछा गया था कि थर्ड पोजीशन पे समाजशास्त्र के विद्वानों के क्लासिफिकेशन में थर्ड पोजीशन पे कौन आता है? तो याद रखिएगा, थर्ड पे आपका भौतिकी शास्त्र आता है, फोर्थ पे रसायन शास्त्र और फर्स्ट स्थान पे गणित शास्त्र और लास्ट में आपका समाज शास्त्र आता है सिक्स पोजीशन पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, ये किसने कहा था? वर्गेस ने, एंड एंडरसन ने, घुरिये ने या ऑप्शन डी है राव ने। तो ये स्टेटमेंट आपके वर्गेस के द्वारा कहा गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग को हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को बेहतरीन क्वेश्चन कराना, कभी भी टाइम पास करना फिर ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन या ऐसे आसान क्वेश्चन कराना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं होता। हमेशा कुछ सोचता हूँ कि कुछ बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाए जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके और आप बेटर आपके एग्जाम तैयारी कर पाओ और अपना एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो प्लीज़ इसके लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए और आपके लिए और एफर्ट ज़्यादा लगाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, जाति एक प्राजतीय सिद्धांत है, ये किसने कहा था? जी एस घोरिये ने, डी एन मजूमदार, हर्बल रिजले या ऑप्शन डी है जे एच हटन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्बर्ट रिजले। इसको लेकर आप व्याख्या आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको जरूर नहीं है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए। हर एक सवाल कंप्लीट करने के बाद आप लाइन टू लाइन हर एक पॉइंट को रीड करना, जिससे आपके सारे डाउट और आपका जो बेस है काफ़ी मजबूत हो सके। जैसे कि जाति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट रिजले को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृतियों के संघर्ष और प्रजातियों के संपर्क से भारत में जाति का निर्माण की प्रक्रिया संभव हो पाई। ठीक है, तो जब आप हर एक लाइन को पढ़ते हो तो आपके सारे डाउट और आपके कॉन्फिडेंट आपको बिल्ड होता है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे आप ध्यान मत देना, सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा नहीं मारना है, आपके सारे डाउट आपने क्लियर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब कोई हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे हम आधुनिकरण कहते हैं, सार्वभौमिकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं या ऑप्शन डी है संस्कृतिकरण कहते हैं? देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आजकल आपने देखा होगा हिंदू शादी कर लेते हैं मुस्लिम से, मुस्लिम शादी कर लेते हैं हिंदू से। हर कोई आजकल
ट्रेंड सा चल चुका है लव मैरिज करने का अदर कास्ट में, अदर रिलीजन में, और बहुत सारे लोग अपने धर्म को परिवर्तन करते हैं। तो ये सब कुछ किस कारण होता है आपको यही बताना है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं संस्कृतिकरण। अपने संस्कृति को चेंज कर देना, अपनी पहचान को बदल देना, उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मल सोशलोजन कंट्रोल के बारे में, कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है कानून, जेल, धर्म, या ऑप्शन डी है राज्य। तो याद रखिए, फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल कभी भी आपका धर्म काउंट नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। तो टोटल आज की वीडियो में 32 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, हर एक लाइन को पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। सबसे पहले आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 15 प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप देख सकते हो कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कुछ आपको एक आइडिया लग जाएगा। साथ में जितने भी आपको व्याख्या दिए गए हैं, सारे व्याख्या सबसे पहले आप रीड करना, और जितने उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे एक अलग नोटबुक में आप नोट डाउन करना। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी आपका बेस होता है। हर टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से निकलता है, और एनसीईआरटी बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था। तो एनसीईआरटी आपको चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। साथ में ऐसे टॉपिक्स जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से, उस सारे टॉपिक से हमने टॉप 50 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर। साथ में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा आपको एग्जाम के लिए। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, अपनी जॉब को लेकर सीरियस हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और हमने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम रूम का लिंक दिया हुआ है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से क्या होगा, जो भी आपके वीडियो के नोटिफिकेशन हुए, कोई भी पीडीएफ हुआ, कोई भी अपडेट न्यूज़ हो आपके वैकेंसी रिलेटेड, सारे आपको वहाँ पर पोस्ट किया जाता है और सारे अपडेट न्यूज़ आपको वहाँ मिल जाते हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। बाकी आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। अगर आपके एजुकेशन में 1% भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।